नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल पे। मैं रवि कुलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ईएमआरएस वैकेंसी 2025 पीजीटी इतिहास विषय के सिलेबस के बारे में, उसकी किताबों के बारे में, एनसीईआरटी के नोट्स के बारे में, और जो आपके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं उनको आप किस प्रकार से किन किताबों की सहायता से हल कर सकते हैं, इसके बारे में पूरा हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पीजीटी इतिहास के सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पे आपका जो सिलेबस है वो कम्प्लीटली आप देखेंगे कि जो एनसीईआरटी का सिलेबस है कक्षा 11 और 12 का, वही यहाँ पे एज इट इज़ लिखा गया है। ये जो आप हेडिंग्स देख रहे हैं ये वही है जो कक्षा 11 के विश्व इतिहास के कुछ विषय नामक किताब जो चलती है उसके चैप्टर्स की जो हेडिंग है वही है। जैसे कि आप यहाँ पे पहला देख पा रहे हैं राइटिंग एंड सिटी लाइफ, तो ये आपको हिंदी की किताब में जब आप देखेंगे, इतिहास की जो हिंदी माध्यम की किताब आती है, लेखन कला और शहरी जीवन, लेखन कला और शहरी जीवन नाम का आपका जो पाठ है ये वही है। और इंग्लिश की किताब में तो एज इट इज़ यही नाम है, राइटिंग एंड सिटी लाइफ। तो ये बेसिकली आपका है मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता का चैप्टर है। और मेसोपोटामिया की सभ्यता का चैप्टर अब आपके किताब में तो जितनी बातें दी गई हैं उससे तो काम होगा नहीं। हालांकि ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी आपको पढ़नी नहीं है या सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़नी है, आपको दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर चलना पड़ेगा। आपको एनसीईआरटी भी पढ़नी है, आपको कुछ अतिरिक्त मैटर भी पढ़ना है और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। बिना एनसीईआरटी के तो भूल ही जाओ, ना तो आप ऑब्जेक्टिव अच्छे से कर पाओगे ना सब्जेक्टिव अच्छे से कर पाओगे। लेकिन अकेले एनसीईआरटी के भरोसे भी आपको एग्जाम के अंदर नहीं जाना है। इसका सिलेबस डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ पिछले वर्ष का जो पेपर है, कि कई विद्यार्थियों का ये मानना है कि एनसीईआरटी से नहीं आया, ये नहीं आया, कुछ वैसी चर्चाएं मैंने सुनी थी। यहाँ पे आप देखेंगे तो जैसे यहाँ पे आपके ये तो पिछली बार क्या है कि एक ही पेपर था, ये साथ ही था सारे, हिंदी का पार्ट भी, इंग्लिश का पार्ट भी ये था। यहाँ देखिए मैं कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा जूम करके। यहाँ ये वाला देखिए आप, ये वाला क्वेश्चन, किस मिशनरी को पुर्तगालियों द्वारा बंगाल में ईसाई धर्म का प्रसार करने हेतु भेजा गया था? तो ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। फिर इससे पहले वाले क्वेश्चन में आते हैं, शाहजहां ने खुलकर अपने ज्येष्ठ पुत्र को अनुग्रहित किया और उसकी शादी में रुपया खर्च किया, और इससे संबंधित था, ये किसने विवरण दिया है? तो ये वैसे तो आपको अभी एनसीईआरटी आप देखोगे तो नहीं मिलेगा। अभी जो एनसीईआरटी की किताब चलती है उसमें 12th में आपको 12 चैप्टर देखने को मिलते हैं, 3 किताबों में, प्राचीन में 4, मध्यकालीन में 4 और आधुनिक में 4। किताबों के नाम शायद आपने सुने होंगे, भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1, भाग 2, भाग 3, 3 किताबें चलती हैं। और उनमें एंशिएंट के, मिडावल के, एंशिएंट, मिडावल और मॉडर्न के आपके 4-4 चैप्टर हैं। लेकिन ये केस 2 साल 3 साल पहले तक नहीं था। कोरोना के बाद में जब सिलेबस कम किया गया तो इसमें से चैप्टर कम कर दिए गए थे। उससे पहले है वो चैप्टर्स की संख्या ज़्यादा थी, उसमें चैप्टर हुआ करते थे 15। एक चैप्टर मध्यकाल का हटा दिया और 2 चैप्टर आपके आधुनिक के थे वो हटा दिए। हालांकि अब आपके सिलेबस में से बैठा रखे हैं, लेकिन उसमें से एक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चैप्टर मध्यकाल से हटाया था। शासक और इतिवृत्त नाम से चैप्टर था, मुगलकालीन जो चैप्टर था उससे जुड़ा हुआ। मुगल काल के 2 चैप्टर हैं एनसीईआरटी में, अभी 1 है, पहले 2 हुआ करते थे। तो जो वो हटाया है, हालांकि मैंने अपने नोट्स में उसको शामिल किया हुआ क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो हटाया है, उसमें इससे रिलेटेड चीज़ दे रखी थी और उससे ये क्वेश्चन हो जाता था। इसमें बाद में भारत में वे गांव बहुत ही छोटे कहे जाएंगे जिनमें मुद्रा की फेर, ये भी एनसीईआरटी में दिया गया है, यूँ का यूँ, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। ये हम्पी वाला दिया गया, इसमें तो एक आध कथन तो मिल सकता है, बाकी वाले ये जो कथन है वो एनसीईआरटी के अंदर आपके नहीं है। फिर उसके बाद में भारत में 2 प्रकार की डाक व्यवस्था है। ये यूँ का यूँ इब्न बतूता वाला जो कथन है, ये आपको इब्न बतूता का कथन है और ये आपको 12वीं कक्षा का अभी जो किताब है उसमें मध्यकाल की किताब में दूसरा चैप्टर है, जिसमें नहीं सॉरी पहला ही चैप्टर है उसके अंदर, यानी टोटल 5वां। और मध्यकाल की किताब का बात करें तो पहला ही चैप्टर है जिसके अंदर आपको 3 यात्रियों के बारे में ज़्यादा चर्चा दे रखी है, बर्नियर के बारे में, इब्न बतूता के बारे में और अल बिरूनी के बारे में। तो वो उसमें से आया है। महानवमी डब्बा को विजय का भवन किसने कहा है, ये उसमें दिया गया है। मंगोल शासकों की परिषद कुरिलताई या किरिलताई कहलाती है, ये 11वीं कक्षा की जो किताब है, यायावर साम्राज्य, मंगोल साम्राज्य का चैप्टर है, उसमें से आया है। निम्न में से इस्लाम धर्म को अपनाने वाला भारत का पहला मंगोल इलखानी शासक कौन था? तो ये आपको मंगोलों वाला जो चैप्टर है एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ये वाला जो है ये आपके एनसीईआरटी से नहीं है ना। इस प्रकार से आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें, ये वाला एनसीईआरटी में नहीं है। तो आप कई चीज़ें, जो चंगेज़ खान द्वारा द्रुत हरकारा पद्धति को, तो ये वाली भी एनसीईआरटी में है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इसमें देखोगे कि आपको हर दूसरा क्वेश्चन या तीसरा क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी से मिलेगा और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको एनसीईआरटी से नहीं भी मिलेंगे।
यानी न तो आप एनसीईआरटी छोड़ के जा सकते हैं, न आप एनसीईआरटी के भरोसे जा सकते हैं। एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है आपको, और अन्य आपको जो बातें हैं वो भी पढ़नी हैं। अब इसके सिलेबस का डिस्कशन करते हुए मैं बताऊंगा कि इसमें दिक्कत कहाँ आती है। और ये मैंने आपको जो मैं नोट्स बता रहा था, देखिए ये लेखन कला और शहरी जीवन, अभी जो मैंने आपको पहला चैप्टर बताया मेसोपोटामिया से संबंधित है, तो मैंने यहाँ पे शुरू के 3 पेज में और 4 पेज में एनसीईआरटी से संबंधित बातें दे दी, और फिर कुछ एक्स्ट्रा मैटर दे दिया। एनसीईआरटी के अतिरिक्त अन्य उपयोगी जानकारी, इसमें आपको सुमेरिया की सभ्यता, कैल्ड्रिया, जो सारी चीज़ें हैं बेबीलोन की, वो सब जो भी एक्स्ट्रा थी वो 3-4 पेज में दे दी। तो किसी में मैंने 2 पेज डाल दिए, किसी में 4 डाल दिए। हालांकि मैं अभी भी ये नहीं कहूँगा कि आप बुक्स को इग्नोर करके इनके भरोसे जाओ, लेकिन मैं एक जरूर कहूँगा कि इनको जरूर आप पढ़ें, उसके बाद में एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करें। इसी प्रकार से दिया गया है। 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, ये रोमन साम्राज्य का चैप्टर है आपका, और ये एनसीईआरटी का पूरा मैटर मैंने यहाँ पे डाल रखा है। और ये हिस्ट्री 360 हमारी जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। 150 रुपये प्राइस है। इसमें आप 3 किताब 12वीं की खरीदोगे, एक 11वीं की खरीदोगे, नोट्स बनाओगे, उससे भी एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने बहुत सी ऑथेंटिक किताबों से इसमें डाल रखी हैं, जिससे वो पूरा चैप्टर क्लियर हो जाता है। यहाँ देखिए, पाठ्यपुस्तक के अलावा अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, ये आपको हर चैप्टर के अंदर मिल जाएंगे। ये देखिए, जो भी रोमन शासक थे, उनकी महत्वपूर्ण घटनाएं थी, वो मैंने यहाँ पे 1.5-2 पेज के अंदर डाल दी। ऐसे ही मंगोलों से संबंधित, ये किताबों में मिलता ही नहीं मंगोलों का मैटर, तो एनसीईआरटी का मैटर है। और उसके बाद में यहाँ पे मैंने, ये तो था ही, उसके अंदर अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में देखिए, चंगेज खान और उसके जो उत्तराधिकारियों से संबंधित प्रमुख तथ्य थे वो मैंने यहाँ पे 2 पेज में डाल दिए। तो मैंने जो सारे चैप्टर हैं इसके सातों के सातों, और 12th के 12 और एक पहले वाला डिलीट भी मैंने जानबूझ के शामिल किया हुआ है। 13 चैप्टर के जो नोट्स हैं उनमें सब में मैंने इस प्रकार से चीज़ें कर रखी हैं जहाँ भी मुझे ज़रूरी लगा। तो ये आप देख सकते हैं। अभी इस सिलेबस पे दोबारा आ जाते हैं और इनका आप प्रिंट भी ले पाएंगे। सिलेबस पे आ जाते हैं। दूसरा चैप्टर, एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स, यानी 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, ये रोमन साम्राज्य का है। ये जो आपका है ये रोमन साम्राज्य का चैप्टर है, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। दूसरा चैप्टर है 11वीं कक्षा की किताब में, ये नोमैडिक एम्पायर्स, ये है आपका यायावर साम्राज्य। यायावर वो घुमक्कड़ थे, मंगोल, चंगेज खान और उसके उत्तराधिकारियों का पाठ है। ये खास तौर से मंगोल साम्राज्य का चैप्टर है। ठीक है। इसके बाद का आपका चैप्टर है द 3 ऑर्डर्स। ये आपका चैप्टर है 3 वर्ग, जो आपने पढ़े भी होंगे, फ्रांस की क्रांति इत्यादि यदि आपने कभी पढ़ी हो, तो जो पादरी वर्ग है, कुलीन वर्ग है और जनसाधारण या किसान वर्ग है, उससे संबंधित। तो मध्यकालीन यूरोप का चैप्टर है। और इसी से जुड़ा हुआ, इसमें मध्यकालीन यूरोप से जस्ट आगे जब पुनर्जागरण काल की शुरुआत होती है, तो उसमें देखिए ये जो चैप्टर है चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस, बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं, ये जो पाठ है, इसके अंदर आपको ये तो पढ़ना ही है। फिर आपको क्या पढ़ना है, पुनर्जागरण का जो टॉपिक है विश्व इतिहास की किताबों में से वो पढ़ना है। फिर इसमें आपको धर्म सुधार आंदोलन, वो भी इसी के, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको साथ साथ क्या पढ़ना है और क्या पढ़ना है। जैसे ये चैप्टर के साथ में आपको विश्व इतिहास के पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन जरूर पढ़ने हैं। ठीक है। इसमें आपको क्या पढ़ना है, मध्यकालीन यूरोप का जो पार्ट है, 3 ऑर्डर्स है, इसमें मध्यकालीन यूरोप में आपको सामंतवाद के बारे में जरूर पढ़ना है। जहाँ भी आपको किताबों में टॉपिक मिल जाए सामंतवाद के संबंध में, वो आपको पढ़ना है। आपको किताबें बहुत मुश्किल से मिलेंगी, इसलिए नोट्स कुछ तो काम आ ही जाते हैं, क्योंकि आधुनिक विश्व इतिहास की किताबें तो मिल जाएंगी, मध्यकालीन विश्व इतिहास की, मंगोलों की, रोमन की, ये बहुत मुश्किल से मिलती हैं। अब रोमन साम्राज्य की आप बात करोगे, लेखन कला, ये मेसोपोटामिया की बात करो, तो आपको प्राचीन सभ्यताओं की किताब में ढूंढना पड़ेगा, तो ये बहुत मुश्किल होता है इनका मैटर। डिस्प्लेसिंग इंडिजीनियस पीपल, ये मूल निवासियों का विस्थापन है, और ख़ास तौर से ये उत्तरी अमेरिका में, और उत्तरी अमेरिका भी मैं बात करूं तो कनाडा और अमेरिका से संबंधित, संयुक्त राज्य अमेरिका है उससे संबंधित ज़्यादा बात है, और ऑस्ट्रेलिया की बात है। तो ये आपका एनसीईआरटी का चैप्टर है, और इससे संबंधित अतिरिक्त मैटर ढूंढना बहुत मुश्किल है, किताबों में मिलता ही नहीं। नॉर्मल तो आप जो गाइड्स लेते हैं उसमें तो कहीं कोई सवाल ही नहीं पैदा होता इसका मिलने का। तो इसमें आपको ये पढ़ना है, डिस्प्लेसिंग इंडिजीनियस पीपल, मूल निवासियों का विस्थापन। इसमें आप और क्या पढ़ सकते हैं, जो इंका सभ्यता है पेरू वाली, या एक आध जो और सभ्यता है मैक्सिको वाली, उनसे संबंधित डिटेल आप कुछ पढ़ सकते हैं। पाथ्स टू मॉडर्नाइजेशन, यानी आधुनिकीकरण के रास्ते, ये वाला जो चैप्टर है ईस्ट एशिया से संबंधित है। इसके अंदर आपको क्या क्या, अब देखो ये तो पढ़ना ही है, इसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा मैटर मैंने भी नोट्स में डाल रखा है, लेकिन आपको किताबों से क्या पढ़ना पड़ेगा, आपको जापान का आधुनिकीकरण पढ़ना पड़ेगा, आपको चाइना पढ़ना पड़ेगा, मॉडर्न चाइना, या 19वीं से 20वीं शताब्दी के बीच का चाइना। ठीक है। और इसके अलावा भी इसमें कुछ और चीज़ें दे रखी हैं, जैसे कि आपके कोरिया भी इसी के अंदर है, ताइवान भी इसी के अंदर है। तो ये जो देश हैं पूर्वी एशिया के, इनका इतिहास आपको पढ़ना पड़ेगा। जापान,
चाइना खास तौर से आपको पढ़ना है। तो एनसीईआरटी में तो पूरा दिया गया है, लेकिन यहाँ पर आपको जापान और चाइना का पूरा विवरण देखना है। तो देखिए, कुछ विद्यार्थियों का मेरे पास मैसेज आया था कि सर आपकी जो विश्व इतिहास की ऑब्जेक्टिव किताब आती है वो क्या कवर कर लेगी। देखिए, वो आधुनिक विश्व इतिहास से संबंधित है, तो उसमें क्या किसी भी में भी नहीं मिलेगा। राइटिंग एंड सिटी लाइफ उसमें नहीं मिलेगा आपको, ये भी नहीं मिलेगा, नोमैडिक कंपेरिजन भी नहीं होता, और मध्यकाल भी उसके अंदर नहीं है। तो उसमें कुछ कुछ बातें इसकी मिल जाएंगी, लेकिन फिर भी आपको उसमें जो 3 वर्ग वाला जो है, 3 ऑर्डर्स, इसके अंदर आपका ये जो कल्चरल ट्रेडिशंस के बारे में पुनर्जागरण और धर्म सुधार किताब में मिल जाएगा। फिर उसके बाद में आपका जापान और चाइना मिल जाएगा। तो इस प्रकार के टॉपिक हैं। तो मैं ये नहीं कह सकता कि भाई आप मेरी किताब ही ले लो, मेरा तो सब कुछ कवर किया, ये मैं बिल्कुल नहीं कह सकता, क्योंकि वो राजस्थान के संदर्भ में मिली है। DSSB के अधिकांश टॉपिक कवर कर लेती है, मध्य प्रदेश के काफ़ी सारे टॉपिक, छत्तीसगढ़ के काफ़ी सारे टॉपिक कवर कर लेती है, राजस्थान के तो लगभग सारे ही कर लेती है। तो इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी किताब यहाँ से कवर करती है, इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करता। 2-4 टॉपिक आपको देखने हैं, आपके पास किताब है तो निश्चित रूप से देख सकते हैं, लेकिन आपके नोट्स जरूर काम आ जाएंगे। और ऐसी कोई किताब कोई निकालेगा इससे रिलेटेड तो मैं जरूर आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद में इस पे आपको इंडियन हिस्ट्री का पार्ट आपका शुरू हो जाता है। ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स, यानी ब्रिक्स होगी ईंटें, बीड्स होगी मनके, ईंटें, मनके और अस्थियां। ये 12वीं कक्षा का पहला चैप्टर है, ईंटें, मनके और अस्थियां। ये आपका इंडियन हिस्ट्री में प्राचीन का, और ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, या आप इसको सिंधु घाटी सभ्यता कह दीजिए। हड़प्पा सभ्यता का ये चैप्टर है। तो आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, अब जो भी आपकी गाइड है उससे भी हड़प्पा सभ्यता पूरा हल कर लेना है, और हमारी जो प्राचीन इतिहास की वस्तुनिष्ठ है उससे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, एनसीईआरटी के नोट्स पढ़ लेना, एक भी क्वेश्चन उसमें से बाहर जाने की संभावना नहीं बनेगी। दूसरा आपके पास है किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। अब यहाँ पे राजा, किसान और नगर, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें, देखो एनसीईआरटी में तो ये मैटर है ही, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर क्या है, ये किस काल का दिया गया है वो ध्यान रखिए। आगे वाले तीनों चैप्टर 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी के बीच के हैं। तो 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी के बीच का जो आपका काल है, उसकी सभी आपको बेसिक चीज़ें आपको पढ़नी है। उसमें आपको मौर्यन भी पढ़ना है, उसमें आपको गुप्ता भी पढ़ना है, उसके अंदर आपको जो और चेर, चोल, पांडे से संबंधित कुछ बातें हैं, सरदारियाँ, उनका जो प्रारंभिक सीन है वो भी आपको पढ़ना है ना। तो वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। इसके अंदर आपको सातवाहन भी मिल जाएंगे। तो 600 से 600 ईस्वी पूर्व के जो बीच के जो सबसे सारे जो महत्वपूर्ण आपको, क्योंकि एनसीईआरटी से तो आएगा वो आएगा ही, इसमें अंदर आपको देखेंगे तो इन वंशों के नाम, राजाओं के थोड़े थोड़े दे रखे हैं, लेकिन पूरा मैटर आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। तो आपको गाइड में 600 ईस्वी पूर्व से 600, यानी आपको महाजनपद काल से लेकर और आपको कम से कम गुप्तों के पतन, गुप्त साम्राज्य तक का आपको यहाँ पे उसके बीच में जो भी कालखंड में प्रमुख टॉपिक हैं वो आपको देखने होंगे अपनी गाइड से, अपनी ऑब्जेक्टिव किताब से। तो ये आपका पूरा प्राचीन इतिहास का पार्ट है। किनशिप, कास्ट एंड क्लास, यहाँ पे देखिए जाति, मैं इसको अंडरलाइन कर लेता हूँ। किनशिप, कास्ट एंड क्लास, जाति, बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। इसका नाम क्या है, बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, उसी कालखंड का ये, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया 600 से 600 ईस्वी पूर्व का है ये भी। तो 600 से 600 ईस्वी पूर्व के दौरान समाज में क्या बदलाव आए हैं वो सब आपको पढ़ने हैं। जो बौद्ध धर्म से के जो परिवर्तन आए हैं, या फिर जो पौराणिक धर्म से जो परिवर्तन आए हैं, ये जो सारी आपको चीज़ें हैं 600, यानी मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि 600 ईसा पूर्व से और 600 ईस्वी के बीच का जो ये जो 1200 सालों का इतिहास है, ये आपको पूरा पढ़ना है। ये इसमें भी मिलेगा, और नेक्स्ट चैप्टर भी आप देखोगे, थिंकर्स, बिलीफ्स एंड बिल्डिंग्स, विचारक, विश्वास और इमारतें, ये वाला जो चैप्टर है इसके अंदर भी आपके जो उपनिषदों से है, पौराणिक धर्म से संबंधित है, जैनिज्म है, वैष्णविज्म है, शैविज्म है, तो ये जो सारा आपको खास तौर से इसमें आपको बौद्ध धर्म का मिलता है एनसीईआरटी के अंदर। तो लेकिन आपको जैन भी पढ़ना है, आपको जो आजीवक है वो भी पढ़ने हैं। तो वो बिलीफ्स, वो जो थिंकर्स हैं, और जो वो इमारतें हैं, स्तूपों की संरचना है, मंदिरों से संबंधित है, वो चीज़ों से भी आपको पढ़नी है। यानी एनसीईआरटी में तो आपको छोटा सा मैटर मिलेगा, लेकिन मैं आपको ये गाइड कर रहा हूँ, ये आइडिया दे रहा हूँ कि आपको अपनी जो गाइड है, या आपके पास इतिहास की जो अन्य किताबें हैं और ऑब्जेक्टिव किताबें जो आपको हल करनी है, उनमें एनसीईआरटी का मैटर मैं दे ही रहा हूँ, या आप किताब से भी पढ़ सकते हैं डायरेक्ट, वो आपकी इच्छा है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है इसमें। आप 11वीं 12वीं की किताब ले आइए 4 और उनसे तैयारी कर लीजिए, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको अपनी गाइड से मैटर पढ़ना पड़ेगा, चाहे वो आप आर्या कॉम्पिटिटिव
कंपटीशन टाइम से पढ़े हैं, या कोई पप्पू सिंह प्रजापत की जो अभी गाइड आने वाली जो समग्र इतिहास है तो उससे पढ़, कोई भी हो, लेकिन बहुत आप अलग अलग किताबें तो लेकर मत बैठ जाना। एनसीईआरटी अच्छे से कवर करना और उसके बाद में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करना। एनसीईआरटी ढंग से नहीं करोगे तो डिस्क्रिप्टिव नहीं लिख पाओगे। मैंने डिटेल में नोट्स इसीलिए दिए हैं यहाँ पे कि आप डिस्क्रिप्टिव आंसर दे पाएँ। तो आप थोड़ा सा ठीक ठीक या एक एक कालखंड की एक एक किताब में से मुख्य मुख्य टॉपिक जो मैं आपको बता रहा हूँ वो छांट लीजिए। जैसे चाहे आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी से संबंधित किताबें हों, या ऑब्जेक्टिव के लिए तो आप ऑब्जेक्टिव के लिए तो देखो आप सिंगल कोई किताब पढ़ लेंगे उससे भी काम चल जाएगा। लेकिन डिस्क्रिप्टिव में आपको एनसीईआरटी नोट्स और पुरानी जो एनसीईआरटी की किताबें चलती हैं, चाहे वो आर.एस. शर्मा की हों या फिर आपके सतीश चंद्रा की सिंगल किताब आती है, या विपिन चंद्रा वाली किताबें आती हैं, उनसे आपको थोड़ा थोड़ा डिटेल में देखना पड़ेगा ताकि आप उन प्रश्नों के उत्तर दे पाएँ। या फिर स्टेट पीसीएस के कुछ जो ओल्ड पेपर हैं वो आप देख लेंगे तो उससे भी आपका कुछ हेल्प मिल जाएगी कि इसमें किस किस प्रकार के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ज़्यादा बड़े क्वेश्चन तो उसमें वैसे भी नहीं है। फिर उसके बाद में है थ्रू द आइज़ ऑफ ट्रेवलर्स। यहाँ पे आपके जो मैं इसको अंडरलाइन कर लेता हूँ, थ्रू द आइज़ ऑफ ट्रेवलर्स, ये विदेशी यात्रियों के नज़र में, विदेशी यात्रियों के, या चैप्टर का सही नाम तो है यात्रियों के नज़रिए। इसमें बहुत सारे यात्रियों की चर्चा है, मुख्य रूप से 3 है, अल-बिरूनी, इब्न बतूता और बर्नियर। 12वीं कक्षा में है ये चैप्टर। तो उसके अंदर आपको ये सारी 4 चैप्टर तो आपके वो जो 4 चैप्टर थे ये तो आपके हो गए प्राचीन के। अब ये मध्यकाल का शुरू हो गया। तो इसके अंदर आपको यात्रियों का पूरा चैप्टर पढ़ना है, जो भी आपके, चाहे वो आपकी आर्या कंपटीशन में दिया हुआ हो या फिर सौरभ चौबे में दिया हो या और कोई आपके पास किताब हो, तो पूरा आपको पढ़ना है उसके अंदर से। और ये जो मध्यकालीन यात्री, ऐसा कोई चैप्टर नहीं है कि आपको मिले नहींगा, सब किताबों में मिल जाएगा। भक्ति सूफी परंपरा, ये आपको पूरा पढ़ना है। हालांकि इसमें तो शॉर्ट में दे रखा है, क्योंकि आप भक्ति संतों के देखोगे तो मुख्य रूप से तो विवरण इन्होंने गुरु नानक का, मीराबाई का और एक और कबीर का दे रखा है। हालांकि छोटे मोटे और कुछ विवरण दे रखे हैं, जैसे संत चैतन्य का दे रखा है, छोटा सा विवरण दे रखा है। और सिलसिलों में आप देखोगे तो चिश्ती ही सिलसिला दे रखा है, बाकी सिलसिलों का विवरण इसके अंदर नहीं है। तो आप एनसीईआरटी प्लस अपनी गाइड से भक्ति सूफी परंपरा का पार्ट है वो तैयार करने की कोशिश करेंगे। एन इम्पीरियल कैपिटल, विजयनगर साम्राज्य। बहमनी भले ही आप न पढ़ें, इससे जुड़ा हुआ बहमनी का कोई रूलर का नाम आ जाए वो अलग बात है, लेकिन आपको क्या पढ़ना है, आपको विजयनगर साम्राज्य जरूर पढ़ना है। कुछ जानकारी इससे मिल जाएगी आपको विजयनगर साम्राज्य की। बाकी उनके जो संगम, सुलु, तुलु, अराविदु 4 वंश हैं, उनका आपको पूरा विवरण अपनी किताब से पढ़ना पड़ेगा। ये आपको कोई भी थ्योरी बुक में मिल जाएगा। और ये मैं बता रहा हूँ, ये सारा जो हमारी ऑब्जेक्टिव बुक आते हैं, और बहुत सारे विद्यार्थी तो आप जानते भी हैं कि सबके पास हैं ही वो किताबें, तो उन ऑब्जेक्टिव बुक्स में भी ये टॉपिक सारे दिए गए हैं। तो जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो तो उससे आराम से आप हल कर लोगे। डिस्क्रिप्टिव में आपको थोड़ी सी किताब की सहायता की लेनी पड़ेगी। पीजेंट्स, जमींदार्स एंड द स्टेट। अब यहाँ पे आपके हैं जमींदार, पीजेंट्स, जमींदार एंड द स्टेट। देखिए यहाँ पे भक्ति सूफी हो गया, एन इम्पीरियल कैपिटल विजयनगर हो गया, पीजेंट्स, जमींदार एंड, ये मुगल साम्राज्य का चैप्टर है। किसान, जमींदार और राज्य, मुगल साम्राज्य का चैप्टर है, किसान, जमींदार और राज्य। अब इसके साथ में मुगल साम्राज्य का एक और चैप्टर हुआ करता था, शासक तथा इतिवृत्त। वो तो हटा दिया एनसीईआरटी से, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है और वो इससे जुड़ा हुआ ही है, तो वो भी आपको पढ़ना है। मैंने नोट्स में डाल दिया है। वर्तमान की एनसीईआरटी की किताबों में नहीं मिलेगा, 3 साल पहले उसको हटा दिया, लेकिन वो मैंने उसका नोट्स पूरा डाला हुआ है और वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए, तो वो आप नोट्स में से देख लेना। बाकी आपका जो मुगल साम्राज्य है उससे संबंधित किसानों के, जमींदारों के और राज्य से संबंधित, या जो आईने अकबरी का जो भी विवरण आपको मिलता है वो आपको ज़रूर देख लेना है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा फोकस इस पार्ट पे करना है, न कि राजनीतिक इतिहास पे। राजनीतिक इतिहास पे ज़्यादा फोकस न करते हुए आपको एग्रेरियन सोसाइटी एंड द मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर के दौरान किसानों, जमींदारों और राज्य के जो उसमें जो टैक्स वगैरह है उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना। मैं पहले बता रहा हूँ, आपको सिलेबस को समझने की आवश्यकता है। उसके बाद में अगला है कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड, एक्सप्लोरिंग ऑफिशियल आर्काइव्स। यहाँ पे ये अब आपका आधुनिक भारत का पार्ट शुरू हो जाता है, और ये यहाँ पर उपनिवेशवाद और देहात, ये आपका मुख्य तौर पर विवरण दे रखा है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में अपना शासन स्थापित कर लेती है, थोड़ा सा उनकी पकड़ मजबूत हो जाती है 1757 की क्रांति के बाद में, और 1764 के बाद में तो फिर उनका वो द्वैध शासन वाला बक्सर के युद्ध के बाद में वो उनका शासन पूरा ही उनके नियंत्रण में आ जाता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बंगाल में कब्जा करने के बाद से लेके और वहाँ पर क्या बदलाव हुआ है, उसमें आपके जो
इस्तेमारी बंदोबस्त है या और जो बंदोबस्त हैं उनके संबंध में पूरी आपको, जो फिर आपके जो कुछ दंगे हुए हैं और जो किसान आंदोलन हुए हैं, 5वीं रिपोर्ट है, वो सारा एनसीईआरटी वाला मैटर प्लस आपको कुछ किताबों में मिल जाए, वो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। रिबेल्स एंड द राज, तो ये आपका है 1857 की क्रांति है बेसिकली, 1857 रिवोल्ट एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन। तो आपको एनसीईआरटी प्लस ये पूरा आपको सभी किताबों में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको पढ़ लेना, आपका तैयार हो जाएगा। 1857 की क्रांति है, इसमें कुछ ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में है महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट। तो यहाँ पे आपको शुरू कहाँ से करना है, गांधी जी के आगमन से लेके और आज़ादी तक का, गांधी जी के आगमन से लेकर और भारत की आज़ादी तक का जो पूरा आंदोलन है, वो चरण आपको बहुत अच्छे तरीके से याद करना है, क्योंकि सिलेबस में आपके वही मेंशन किया गया है। तो आपके आधुनिक भारत में मिल जाएगा ये आपको, ये खासतौर से 1915 में आए हैं गांधी जी, तो 15 से लेके और 1947 तक का। फिर उसके बाद में आपको 1950 तक क्यों जाना पड़ेगा, फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान का निर्माण। तो संविधान निर्माण का ऑब्जेक्टिव बुक में भी मैंने चैप्टर डाला है, नोट्स में भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर दी हैं। तो जो संविधान का निर्माण है, ये वाला चैप्टर आपको पढ़ना है। तो संविधान जब तक लागू होगा 26 जनवरी 1950 तक का, और संविधान सभा का जो गठन है और उसके अंदर जो समितियां बनी हैं, वो सारी चीज़ें हैं, उसमें भाषा का विवाद भी है, राज्य और केंद्र की शक्तियों का विवाद भी है। तो और ये जो सारी चीज़ें उसके अंदर हैं, और पृथक निर्वाचिका का भी प्रश्न है उसके अंदर, वो सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। तो संविधान निर्माण की पूरी प्रक्रिया आपको पढ़नी है। तो इस प्रकार से ये पूरा इसका मैटर होता है। तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, और उसके अलावा जो टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, सिलेबस को ध्यान से पढ़ते हुए समझते हुए कि ये क्या अपने अंदर समाहित किए हुए है, उसके आधार पर आपको, आपके पास जो भी किताबें हैं उनसे आपको अभ्यास करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको तैयार करने हैं। बाकी तो देखिए, एक वीडियो में बहुत सारी चीज़ें नहीं कंप्लीट हो पाएंगी, और आपके कुछ सवाल हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर लिखना, सब्सक्राइब कर लेना। इससे संबंधित जो भी कोई चीज़ें किताबों के संबंध में या टियर 1 के संबंध में कोई किताबें अच्छी आएंगी, तो उनका भी विवरण मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा चैनल के ऊपर। तो सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे तो आसानी से उसका मैटर मिल जाएगा। नहीं तो हो सकता है कोई वीडियो आपसे चूक जाए। कई बार क्या है, यूट्यूब सभी चीज़ों की नोटिफिकेशन नहीं देती यदि आप नोटिफिकेशन ऑन नहीं करते हैं तो ये सारा विवरण था इसका। धन्यवाद।